डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल FYD ऑनलाइन पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके सपनों को साकार करेगा, आपके सपनों को आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। तो मेरा नाम है राहुल जैन और मैं शुरू करता हूँ आज से क्लास 12 फिजिक्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज क्या हैं और हमारे डेली लाइफ में फिजिक्स कहाँ कहाँ काम आती है, उसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को दिए थे। तो वो वीडियो जिस किसी ने भी नहीं देखा है बेसिक फिजिक्स का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जाइए उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि फिजिक्स आपके डेली लाइफ में कैसे कैसे काम आती है। उस वीडियो में ये बताया गया है कि आप जब सुबह उठते हो और रात को सोते हो तब तक एवरी टाइम फिजिक्स आपके काम में आती है। हर समय फिजिक्स जो होती है उसको आप काम में ले रहे होते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैट या स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैट क्या है, स्थिर वैद्युतिकी क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बारे में बात करने से पहले जो बेसिक फिजिक्स का वीडियो दिया था वो आप लोगों के क्लास 11 में क्या काम आने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्लास 12 पढ़ने के पहले मैंने जो बेसिक फिजिक्स का वीडियो दिया, तो बेसिक फिजिक्स का एक छोटा सा आइडिया आप लोगों को दिया, तो क्लास 12 में क्या काम आएगा। सिंपल सी बात है, जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके परिवार में उसके परिवार में पलता है, बड़ा होता है, और जब कहीं वो बाहर जाता है, ठीक है, वो बाहर चल गया, जैसे पढ़ाई करने के लिए चल गया, क्लास 12 में ऑफलाइन बैचेज लेने के लिए चल गया, तो जब जिस मकान में वो रहता है या जिस मोहल्ले में वो रहता है रूम रेंट लेके, तो वहाँ के लोग कुछ महीनों बाद कहने लग जाते हैं कि इस व्यक्ति का नेचर ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये अच्छा है या फिर अलग टाइप का है, सब उसके बारे में व्यक्ति बोलने लग जाते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ, उसके परिवार के संस्कारों से ऐसा हुआ। तो उसके परिवार के संस्कार क्या है, यहाँ पर बेसिक फिजिक्स है। उसके परिवार के संस्कार क्या है, यहाँ पर बेसिक फिजिक्स है। उस बेसिक फिजिक्स से वो गया बाहर, लोगों ने कहा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो क्या पता लगा कि इसका बेसिक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और लोगों ने कह दिया कि ये तो जैसे कहते हैं ना कि उठाई गिरे टाइप का है, तो वहाँ क्या पता लगा कि इसका फिजिक्स कमजोर है, यानी कि इसका बेसिक कमजोर है। तो अगर आप लोगों का बेसिक कमजोर रहा तो क्लास 12 में कुछ चीज़ें पढ़ने में आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। अब आप लोगों ने क्लास 11 में क्या किया, कितनी पढ़ाई की, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आप प्रमोट हुए, आपने पढ़ाई नहीं की, सब बात अलग है। आज से आप लोगों को क्या करना है, पहली बात फिजिक्स की भाषा में बात करें तो सेट कीजिए, क्या सेट करना है आपको, फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें, सेट कीजिए t इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो फिजिक्स में स्टार्टिंग को क्या बोलते हैं, t इक्वल टू जीरो। टाइम जब जीरो है तो उसको अपन बोलते हैं स्टार्ट। तो सेट t इक्वल टू जीरो, सब लोग सेट कर लीजिए t इक्वल टू जीरो, और स्टार्ट हो जाएगी FID ऑनलाइन पे। क्लास 12 फिजिक्स की अपन बात करेंगे, चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैट की अपन लोग बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। अब इलेक्ट्रोस्टैट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या हुआ, चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या हुआ, चार्ज, ठीक। स्टेट का मतलब आप लोग बोल सकते हो स्टेशनरी, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, एट रेस्ट, यानी कि चार्ज कहाँ पर हो, रेस्ट में हो, एट रेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, आवेश जो है वो विरामावस्था में है, यानी आवेश जो है वो रेस्ट में है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो चार्ज पार्टिकल है या जो चार्ज है अपने पास, जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E, तो वो क्या है, स्टेशनरी स्टेट में, यानी कि वो क्या है, चार्ज जो है वो रेस्ट में है। चार्ज रेस्ट में का मतलब क्या हुआ, अपने पास जो वेलोसिटी हो गई v इज इक्वल्स टू जीरो हो गया, v इज इक्वल्स टू जीरो हो गया, यानी कि चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q से। तो चार्ज क्या हो गया, q एट रेस्ट, चार्ज अपने पास किस में हो गया, रेस्ट में हो गया। तो चार्ज अपने पास रेस्ट में हो गया, तो यही इलेक्ट्रोस्टैट का मीनिंग है। तो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपने चैप्टर पढ़ने के पहले भाई फिजिक्स शुरू करें तो फिजिक्स क्या है ये पता होना चाहिए। चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर में चैप्टर की हेडिंग जो है, जैसे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैट, तो इलेक्ट्रोस्टैट होता क्या है, कम से कम ये तो पता हो, ये पता हुआ जब चैप्टर पढ़ पाएंगे। तो इलेक्ट्रो यानी चार्ज, स्टेट यानी स्टेशनरी, यानी कि चार्ज कहाँ पर हो, रेस्ट पे हो, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रोस्टैट हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैट जो है इसके अंतर्गत जो स्थिर आवेश है, क्या हुआ, स्थिर आवेश, एट रेस्ट लिखा हुआ है, यानी इसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के कारण जो उत्पन्न प्रभाव है उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करने वाले हैं। तो इन इलेक्ट्रोस्टैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इफेक्ट्स ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज के कारण जो इफेक्ट आ रहे हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं कि स्टेशनरी चार्ज के द्वारा क्या क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी अपने पास होती है। पहली मैं बात करूँ कि चार्ज जो है यानी रेस्ट में, यानी v इक्वल टू जीरो है, तो इलेक्ट्रोस्टैट की कंडीशन है। चार्ज जो है यानी कि v जो है वो कांस्टेंट है अपने पास, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और एक केस आता है अपने पास जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी कि आवेश कैसा है, एक्सीलरेटेड है ना।
त्वरित आवेश बोलते हैं उसको हिंदी में। कौन सा आवेश बोलते हैं? त्वरित आवेश। यानी कि v इक्वल टू जीरो, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट और v नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। इन तीनों केस की अपन लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊं कि जब v की वैल्यू अलग अलग होगी तो वहाँ पर कौन कौन सी स्टेटिस्टिक्स अपन लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि v जो है, मैंने बोला v अगर अपने पास क्या है? जीरो है। v जो है अपने पास क्या है? कांस्टेंट है। और v जो है वो अपने पास क्या है? नॉट इक्वल टू कांस्टेंट है। तीन कंडीशंस अपने पास बन रही है। वेलोसिटी जीरो हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो। वेलोसिटी जीरो यानी कि चार्ज क्या है? एट रेस्ट। क्यों क्या है? रेस्ट में है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, यानी कि चार्ज कैसा है? हिंदी में बात करें तो त्वरित आवेश, और इंग्लिश में बोले तो एक्सेलरेटेड चार्ज है ये, ठीक है। ये कैसा है? त्वरित आवेश अपने पास, ठीक। त्वरित आवेश हो गया। इस केस में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टेट। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टेट की में, इलेक्ट्रोस्टेट क्या है? तो ये है इलेक्ट्रोस्टेट, ठीक है। v कांस्टेंट होगा, v कांस्टेंट होगा तो उस केस में हम लोग इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करने वाले हैं। इसकी बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करने वाले हैं। यानी इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, इंडक्शन हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एंड इंडक्शन यानी प्रेरकत्व, ऑल्टरनेटिंग करंट आप लोग जानते ही हो, जो धारा अपने घरों में आ रही है, जो करंट अपने घरों में आ रही है वो, और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब त्वरित आवेश के कारण हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये कंडीशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये अपने पास तीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गई, यानी कि एक तरह से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब चार्ज जीरो, वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो ये सिंपल सी बात है कि जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी तो क्या होगा? वो कांस्टेंट होगी तो क्या होगा? वो कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? तो तीन कंडीशंस अपने पास बनती है। वेलोसिटी जीरो है तो वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या हुआ? चार्ज क्या हो गया? रेस्ट पे हो गया। चार्ज होता है रेस्ट में हो गया। v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, तब अपन लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या चैप्टर का एक बेसिक है। तो इससे आप लोगों को ये पता लगेगा कि हमको चैप्टर में पढ़ना क्या है, चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, फिजिक्स में अपने को पढ़ना क्या क्या है क्लास 12 की में। तो ये बेसिक यहाँ से शुरू हुआ। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ये चैप्टर, और चैप्टर में पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज। चार्ज क्या होता है? आवेश क्या होता है? चार्ज की बात करते हैं कि चार्ज जो होता है या आवेश होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि चार्ज क्या है, आवेश क्या है। तो चार्ज क्या है? चार्ज किसे कहते हैं? ये हो गया चार्ज। चार्ज हिंदी में बोलो तो आवेश, ठीक है। तो चार्ज क्या है अपने पास? चार्ज जो होता है, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कौन सी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी हिंदी में बात करें तो चार्ज जो होता है वो कोई भी द्रव्य पदार्थ जो होता है उस द्रव्य पदार्थ का वह गुण है। चार्ज क्या है? कोई भी द्रव्य पदार्थ है, उस द्रव्य पदार्थ का वह गुण है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? उस चार्ज के कारण विद्युत व चुंबकीय प्रभावों का अध्ययन करेंगे। यानी इस चार्ज की वजह से विद्युत के द्वारा कौन से प्रभाव और चुंबक के द्वारा कौन से प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं उनकी बात करेंगे। तो चार्ज की बेसिक डेफिनेशन क्या है? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? अपन ने जान लिया कि आवेश क्या है, तो इंट्रिंसिक का मीनिंग क्या है, इंट्रिंसिक होता क्या है। बेसिक सी बात है कि जब ये वर्ड आया तो इसके बारे में जानना जरूरी है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो होती है ऐसी प्रॉपर्टी, या ये बोल सकते हो आप कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि इसकी लास्ट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, यानी इसके ऊपर अब आप लोग रिसर्च नहीं कर सकते, यही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। सिंपल सी बात है। जैसे कि क्या होता है मास, मास भी क्या रखता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। चार्ज जो होता है ये भी क्या रखता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रखता है। बोथ आर हैव इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। बोथ हैव इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, दोनों के दोनों क्या करते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रखते हैं। अब दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रखते हैं तो मास, आप लोग बता सकते हो मास के अंदर क्या है? मास किससे बना है? नहीं बता सकते। मास किससे बना है? बोल तो सकते हो कि 5 kg मास है, 10 kg मास है, पर मास किससे बना? तो मास क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। बोथ आर इंट्रिंसिक
प्रॉपर्टी, दोनों क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी चार्ज किसी भी द्रव्य पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण हम लोग उसके जो पदार्थ है उसके ऊपर विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का क्या अध्ययन हो रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब चार्ज जो होता है ना, चार्ज आवेश, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? चार्ज की एसआई यूनिट आप लोगों ने सुना होगा, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कुलाम। कुलाम सीबी से लिखते हैं या कुलाम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कुलाम। ठीक है, एसआई यूनिट है कुलाम। एसआई यूनिट कहाँ से आई इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं। क्लास 11 से आप लोग जानते हो, सिंस वी नो दैट, तो जैसा कि हम जानते हैं चार्ज, चार्ज क्या होता है यानी कि करंट क्या होती है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी क्यू अपने पास क्या हो गया? आई इंटू टी, यानी कि एम्पेयर इंटू सेकेंड, एम्पेयर इंटू सेकेंड। तो जो एम्पेयर इंटू सेकेंड है यानी कि जो ये एम्पियर और सेकेंड है इसी को क्या बोलते हैं? कुलाम बोलते हैं। एम्पियर और सेकेंड को क्या बोलते हैं? कुलाम बोलते हैं। और यही चार्ज की एसआई यूनिट होती है। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? चार्ज की एसआई यूनिट है अपने पास Q इक्वल टू आई इंटू टी, यानी कि आई करंट है, Q चार्ज है, T टाइम है। तो आई की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, टाइम की सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड मिला के क्या हो गया अपने पास? कुलाम हो गया। तो चार्ज की एसआई यूनिट याद रखिएगा, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कुलाम। ठीक है, अब चार्ज की एसआई यूनिट तो कुलाम है, चार्ज की अदर यूनिट्स क्या होती है? तो चार्ज की जो अदर यूनिट्स होती है उनके बारे में अपन लोग बात करेंगे कि चार्ज की अलग अलग यूनिट्स है। तो चार्ज की जैसे एसआई यूनिट हो गई। अब जैसे अपन सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट क्या होती है चार्ज की? चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है, एक होती है इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोथ आर सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। कौन सी यूनिट है? सीजीएस यूनिट। ठीक है, चार्ज की सीजीएस यूनिट की होती है इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट जो होती है इसको अपन बोलते हैं स्टेट कुलाम, स्टेट कुलाम। ठीक है, सी स्टेट कुलाम। ठीक, इसको बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट कुलाम, एब्सोल्यूट कुलाम, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं ए बी कुलाम। क्या लिखते हैं अपन? ए बी गुलाम। तो ये चार्ज की अदर यूनिट से ये भी आप लोग याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या है। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट है, जो मेनली जो अपन काम में लेते हैं वो है कुलाम, लेकिन इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इसको बोलते हैं स्टेट कुलाम, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कुलाम। अब एक इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट जो होती है वो 3 इंटू 10⁹, क्या 3 इंटू 10⁹ कुलाम के बराबर होती है, जबकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होती है वो 1/10 कुलाम के बराबर होती है। तो ये हो गया एक इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, ये हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो चार्ज की यूनिट्स की अपन ने बात कर ली। तो सबसे पहले अपन ने क्या कहा कि चार्ज क्या है? सबसे पहली बात, चार्ज यानी कि आवेश क्या है? आवेश क्या होता है? आवेश जो होता है वो द्रव्य पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण अपन विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। या चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी चार्ज जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या है? चार्ज की यूनिट जो है वो है एसआई यूनिट, जो है अपने पास कुलाम है। और चार्ज की जो सीजीएस यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट जो है स्टेट कुलाम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एब्सोल्यूट कुलाम, इसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁹ कुलाम और इसकी वैल्यू 1/10 कुलाम, इन दोनों के बराबर ये होती है। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, अपने पास चार्ज की यूनिट्स की बात करें मतलब बेसिक ले रहे हैं बिल्कुल कि बेसिक क्या होगा इस चैप्टर का। ठीक है, ये हो गई चार्ज की यूनिट। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है चार्ज की? देखो, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज ये बिल्कुल बेसिक है। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है? यानी आवेश के प्रायोगिक मान। ठीक है, क्या बोलेंगे हिंदी में? आवेश के प्रायोगिक मान। ठीक है, तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो होती है एम्पियर हावर, एम्पियर हावर। ठीक है, यानी कि ए एच, और ये किसके बराबर होता है? एम्पियर आवर। ये इक्वल होता है 3600 कुलाम के बराबर होता है। 3600 कुलाम के बराबर, या फिर 3600 एम्पियर इंटू सेकंड बोल सकते हो। कुलाम क्या है? अभी भी मैंने बताया कुलाम क्या होता है। कुलाम जो होता है एम्पियर इंटू सेकंड होता है। इसकी जो दूसरी यूनिट है वो क्या होती है? सुना होगा आपने नाम क्लास 11th में, फेराडे। क्या होती है दूसरी यूनिट? फेराडे। और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? ये चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ
चार्ज। तो कोई पूछे आपसे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फेराडे। ठीक है, एक फेराडे जो होता है ना, एक फेराडे वो 96500 गुलाम के बराबर होता है। एक फेराडे क्या होता है, 96500 गुलाम के बराबर होता है। तो इसी से आप लोगों को पता पड़ रहा है कि ये एक फेराडे जो है ये कितनी बड़ी यूनिट है चार्ज की। ठीक है, तो चार्ज की अपन यूनिट की बात करी, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट एंड प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट चार्ज की क्या है, ये मैंने बताया आपको, एम्पियर आवर। और फेराडे, फेराडे जो है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज जो है उसकी लार्जेस्ट यूनिट, यानी चार्ज जो है उसकी सबसे बड़ी यूनिट क्या है, फेराडे है। ठीक है, फेराडे होता क्या है, फेराडे क्या है, फेराडे एक साइंटिस्ट का नाम है, पर फेराडे को अपन डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करें भाई, फेराडे जो उसने ये यूनिट दी है ये क्या है, तो एक मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, क्या, एक मोल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही क्या होती है, फेराडे होती है। अब एक मोल जो होती है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें अपन लोग तो क्या होगा, देखो फेराडे किसके बराबर होगा। ठीक है, ये फेराडे की जो 96500 ये वैल्यू कैसे आई। ठीक है, तो एक फेराडे कैसे है, ठीक है, एक मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक मोल में जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, एक मोल में परमाणुओं की संख्या आप लोगों ने पढ़ा होगा अवोगाद्रो नंबर के बराबर होती है। अवोगाद्रो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23, यही होता है अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। इसको सोल्व करोगे तो आप लोगों को मिलेगा एक फेराडे इक्वल टू 96500 कुलाम्ब। तो चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट होती है फेराडे। फेराडे की वैल्यू अपन लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक मोल जो इलेक्ट्रॉन है या एक मोल जो पदार्थ है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, फेराडे होती है। तो ये अपना पहला टॉपिक था जो बिल्कुल बेसिक था कि चार्ज क्या होता है, आवेश क्या है। अब आगे हम आवेश की बात करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं आवेश अभी खत्म हो गया, अभी अपन ने क्या देखा, आवेश क्या है, आवेश की यूनिट क्या है, आवेश की डायमेंशन आप लोगों से कोई निकला है तो निकाल सकते हो आप लोग। आवेश को अपन ने क्या कहा, आवेश की यूनिट क्या है, कूलम, कूलम क्या है, एम्पेयर इंटू सेकेंड, यानी कि A1 और T1, ये इसकी डायमेंशन हो गई। ठीक है, ये Q चार्ज और ये इसकी डायमेंशन A1 और T1। तो चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, A1 T1। ये क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन, जो आप लोगों के कंटिन्यू में चल रहा है भुवनेश धाकड़ के द्वारा। तो आप लोग उस लेक्चर को भी साथ में देखिए अगर आप लोगों को यूनिट और डायमेंशन निकालने नहीं आती, और अगर आप लोगों को निकालनी आती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चार्ज की डायमेंशन अपने पास क्या हो गई, A1 और इंटू T1, ये चार्ज की डायमेंशन होगी। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज के गुण क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सबसे पहली बात, बहुत सिंपल सी बात, बहुत बार सुना होगा, चार्ज दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, यहाँ पर दो प्रकार के चार्ज होते हैं। पहली प्रॉपर्टी, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की, पॉजिटिव चार्ज मतलब कब आएगा भाई, नेगेटिव चार्ज कब आएगा और पॉजिटिव चार्ज कब आएगा। एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। ठीक है, इसमें मान लिया एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया, तो ये क्या नेगेटिव नहीं हुआ क्या, और इसमें ऋणावेश की कमी हुई, यानी कि ये पॉजिटिव नहीं हुआ क्या। तो ये तो होता है पॉजिटिव चार्ज और ये होता है नेगेटिव चार्ज। सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपने पास क्या होते हैं, तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अभी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, इन दोनों की मान लो लड़ाई है, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन, यानी कि प्रतिकर्षण। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होने वाला है, प्रतिकर्षण। नेगेटिव नेगेटिव के बीच में भी क्या होना है, प्रतिकर्षण। और नेगेटिव और पॉजिटिव या पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच में है प्यार मोहब्बत, इनके बीच में क्या है, लड़ाई है, एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। इन दोनों के बीच में क्या है, प्यार मोहब्बत। ठीक है, प्यार मोहब्बत है इनके बीच में, तो इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन। क्या है इनके बीच में, अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव याद नहीं रहे तो प्यार मोहब्बत याद रख लेना, पता लग जाएगा कि चार्ज के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इनके बीच में रिपल्सन और इनके बीच में अट्रैक्शन। तो अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं चार्ज की। ठीक है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की अपन बात करें, जैसे कि मैंने कोई सिस्टम ले लिया, यहाँ पर ये सिस्टम ले लिया। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेज है, इसमें यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, यहाँ पर Q3 चार्ज है, और डैश 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 ऐसे करते करते यहाँ पे क्या है, Qn चार्ज है। मान लिया प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस माइनस Qn। तो टोटल चार्ज क्या होगा, थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज जो होगा वो उनका बीजगणितीय योग होगा। बीजगणितीय योग यानी कि सिंपल इनका एडिशन कर दो, यानी Q इक्वल टू प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 और डैश 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 करते करते प्लस माइनस
क्यू एन, यानी कि इसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी का मतलब क्या होता है? हिंदी में बात करें तो योज्यता, ठीक है। योज्यता, आवेश की योज्यता, यानी अपन क्या करेंगे, सिंपल उनका योग कर देंगे, उनको जोड़ते जाएंगे। जैसे आपको कोई एक सिस्टम दे दिया गया, उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्ज हैं, कोई चार्ज इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, उनकी मर्जी है जिधर पड़ा हो। आपसे टोटल चार्ज पूछ लिया जाए तो आपको सिंपल सी बातें करना क्या है, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस क्यू वन प्लस माइनस क्यू टू प्लस माइनस क्यू थ्री प्लस माइनस क्यू एन करना है आपको। जैसे कि बहुत सारे मेले लगे हुए होते हैं, ठीक है, उन मेलों में क्या होता है, बहुत पब्लिक है, ठीक। अब क्या होता है, पेपर में पढ़ते हो आप, आज इस मेले में 5 लाख लोग थे, 5 लाख लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, सिंपल योग किया उनका, और क्या किया उन्होंने, एक को पकड़ा, फिर दूसरे को पकड़ा, फिर तीसरे को पकड़ा, अंदाजा लगाया उन्होंने, ठीक है। पर यहाँ अंदाजा नहीं लगेगा, यहाँ एग्जैक्ट डेटा आप लोगों के पास आएगा, ठीक है। तो चार्ज क्या है, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस क्यू वन प्लस माइनस क्यू टू प्लस माइनस क्यू थ्री प्लस माइनस क्यू एन। तो इसको क्या करते हैं अपन, इनका बीजगणितीय योग होता है। जैसे क्या होता है, किसी के परिवार में शादी है, रिश्तेदारों को लिफाफे देने, लिफाफे 2-2 हज़ार के नोट, ठीक है, कौन से 2-2 हज़ार के नोट, ध्यान रखना फूफा जी नाराज नहीं हो जाए तुम्हारे, ठीक। तो 2-2 हज़ार के नोट आप लोगों को देने। अब आप लोग गिनोगे भैया, मेरे चाची, चाचा, उसके फूफा, फूफी, फूफा को विशेष ध्यान रखना, तो आप लोग गिनोगे 2-2 हज़ार के नोट देने, बहुत ध्यान से गिनोगे, और ध्यान से गिन के बाद में क्या करोगे, उनका बीजगणितीय योग करोगे। बीजगणितीय योग करोगे कि चाची 1, चाचा 1, फूफा 1, फूफी 1, और टोटल कितने हुए हमारे पास, 50 हुए। 50 हुए तो 2-2 हज़ार के नोट गिनने हैं, 2-2 हज़ार के नोट गिन के लिफाफे में डालोगे। तो बस सिंपल सा, चार्ज में भी ऐसा ही है, एग्जैक्ट डेटा आप लोग वहाँ पे भी गिनने वाले हो। क्यों गिनने वाले हो भैया, 2000 के नोट का सवाल है, गुलाबी नोट का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने लोगों को क्या करना है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में अपन लोग अगर बात करें तो क्यू इक्वल टू प्लस माइनस क्यू वन प्लस माइनस क्यू टू प्लस माइनस क्यू थ्री प्लस माइनस क्यू एन। ये अपने पास क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज है चार्ज की। क्या, चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव के बीच में होता है रिपल्सन, यानी कि इनके बीच में है, एक तरह से मान लो लड़ाई है, और इनके बीच में क्या है, प्यार मोहब्बत है, इसलिए इनके बीच में अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण। और थर्ड प्रॉपर्टी ये है, अगर अपन थर्ड प्रॉपर्टी को लिखना चाहो आप लोग तो क्या बोल सकते हैं कि किसी विलगित निकाय में, यानी कि किसी भी सिस्टम में, या जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है उसके अंदर क्या होगा, अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं, उन अलग अलग चार्जेस को जो है उनका बीजगणितीय योग जो होगा वही टोटल चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चार्ज जो है इसकी सिंपल सी प्रॉपर्टीज अपने पास हो गई, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टीज अपन ने चार्ज की बात करी, ठीक। अब अपन लोग मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है, मैंने क्या कहा था आपसे कि दोनों की दोनों जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है, दोनों की दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो एक तरफ मैं लिखता हूँ मास, चार्ज को आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि चार्ज क्या है, ठीक है। एक तरफ मैंने लिख दिया चार्ज, ठीक। अब देखो मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है। चार्ज की बात करें, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर मास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मास नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी कभी आप लोगों ने सुना है कि -5 किलो सेब लेके आना, सुना है क्या, क्या कहा है, आप लोग बाजार भी गए होंगे तो भैया 1 किलो केले लेके आना, ऐसा तो नहीं कहा कभी -1 किलो केले लेके आना। तो मास क्या होता है, ओनली पॉजिटिव होता है, लेकिन चार्ज जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा, ठीक। अब मास और चार्ज दोनों की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा ये एक सेल है, ठीक है, ये दूसरी सेल है, और ये तीसरी सेल है, इस पे चार्ज है प्लस जेडी, ठीक। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन बैठा है, इसकी वेलोसिटी v1 से ये मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है, ठीक है। ये v1 से मूव कर रहा है, ये v2 से मूव कर रहा है, चार्ज क्या है, जेडी चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। बेसिक सी बात है, सबको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, किसी को पता नहीं हो तो लिख लो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो इस वेलोसिटी v1 के कारण क्या इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ेगा, इस वेलोसिटी v2 के कारण क्या इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ेगा, ये v1 वेलोसिटी से घूम रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे फर्क पड़ेगा, ये v2 से घूम रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला। यानी कि चार्ज जो होता है वो किससे इंडिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, यानी चार्ज इज इंडिपेंडेंट इससे फ्रॉम वेलोसिटी, ठीक है। चार्ज क्या है, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, ठीक। तो चार्ज क्या है, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। अब अपन यहाँ मास की बात करते हैं, तो देखो भैया मास में क्या हो रहा है, हम जानते हैं m = क्या होता है, m0/√1 - v²/c², ठीक, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर m क्या है, m0 क्या है, v क्या है, c क्या है, क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, m क्या है, मास होता है, m क्या है, मास होता है, वो तो m0 भी होता है, वो तुमको बताया, बता क्या रहे हो, अरे m मास होता है, पर m किसका मास होता है, मूविंग बॉडी का मास होता है, जो बॉडी मूव कर रही है उसका मास होता है, ठीक है। m0 क्या होता है, रेस्ट मास होता है,
ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से हम लोग चल रहे हैं। पर c क्या है, c तो सबके दादाजी हैं, इस वेलोसिटी से आप लोग कभी नहीं चल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये अपने पास होती है। तो m = m0/1 - v² / अरे भैया इंस्टाग्राम पे जो जानू मेरा जाने मन चल रहा है ना, उससे कुछ नहीं होने वाला, जो होने वाला है फिजिक्स से होने वाला है, इसलिए ध्यान लगाओ और समझ लो। तो m क्या है, मूविंग बॉडी का मास है, m0 क्या है, रेस्ट मास है, v क्या है, वेलोसिटी है, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक, तो आपने कहा चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी, चार्ज वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है ना, दिख रहा है ना। क्या मास वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है? नहीं है। मास वेलोसिटी यानी कि स्पीड बोल सकते हो एक तरह से, ठीक है। क्या बोल सकते हो, स्पीड बोल सकते हो, ना। तो क्या मास इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी से? अरे देखो भाई साहब, फॉर्मूला है m है, m के फॉर्मूले में v है या नहीं है? तो भाई साहब मास इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि मास जो होता है डिपेंडेंट ऑन, यानी कि मास क्या करता है, डिपेंड करता है ऑन स्पीड। मास डिपेंड किस पे करता है, स्पीड पे। अरे चाल पे डिपेंड करता है भैया, चाल पे डिपेंड करता है। m क्या है, मास ऑफ मूविंग बॉडी, लिख लेना। m0 क्या है, रेस्ट मास, v क्या है, वेलोसिटी, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आपने कभी सोचा था कि मास और चार्ज में डिफरेंस पड़ेंगे? मास और चार्ज जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। कौन सी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, फंडामेंटल होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि चार्ज क्या है, चार्ज कैसे काम करता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, टिप्स पे याद हो, टिप्स पे, फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि चार्ज क्या है। जानू मेरे जाने मन, उससे कुछ नहीं होने वाला, जो होने वाला है फिजिक्स से होने वाला है। हर बार प्रमोट नहीं हो गए, हर बार प्रमोट नहीं हो गए, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। इस साल कर दिया सरकार ने, हर साल नहीं करने वाली, तो भैया फिजिक्स पे ध्यान लगाओ। ठीक, तो ये अपन ने पहले लेक्चर, इस पहले लेक्चर में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट में अपन ने 3 ब्रांच अलग अलग बता दी कि v0 हो तो क्या होगा, v कांस्टेंट हो तो क्या होगा, v कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा। ठीक, यहाँ तक आप लोगों ने देखा। उसके बाद अपन ने बात करी इलेक्ट्रिक चार्ज की। बार बार बोल रहा हूँ, चार्ज जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, यानी पदार्थ का, द्रव्य पदार्थ का गुण है, जिसके इस चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रभाव जो होते हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, तो मास हो गया, चार्ज हो गया, ठीक अपनी बात हो गया, इनमें डिफरेंस हो गया, चार्ज की प्रॉपर्टीज हो गई। अब अपन बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का कंजर्वेशन जो है वो क्या होता है, सिंपल सी बात है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है, ज़्यादा ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। कंजर्वेशन यानी संरक्षण ऑफ चार्ज। हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण। पढ़ा हुआ ना, आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। तो भैया ऊर्जा संरक्षण, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था बेसिक फिजिक्स में बताया था ऊर्जा संरक्षण। तो ऊर्जा संरक्षण जो बताया था, पता नहीं हो तो देखो बेसिक फिजिक्स का वीडियो, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चार्ज को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। यानी कि ये ले 1 इलेक्ट्रॉन, ये ले 2 इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन फेंक सकते हो, ये ले पॉजिटिव चार्ज, ये ले नेगेटिव चार्ज, तेरे को जितना चाहिए रख ले यार। ठीक, तो ये चार्ज कंजर्वेशन है, यानी कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होता है, द टोटल चार्ज ऑफ एन ध्यान देना, आइसोलेटेड, क्या, आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है ये, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। भैया ये आइसोलेटेड क्या है, हिंदी वाले सोच रहे होंगे क्या लिखा दिया। अरे कोई भी जो विलगित निकाय होता है, उसका जो कुल आवेश होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश जो होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक, हिंदी वाले लिख लेना। तो आइसोलेटेड क्या है, आइसोलेटेड यानी अकेला, आइसोलेटेड मतलब अकेला, यानी कि एक सिस्टम है, अकेला सिस्टम है, यानी कि तन्हा है वो, तन्हा। बहुत से सोच रहे होंगे हम भी अकेले ही हैं अभी तक। ठीक है, क्या है, हम भी अभी तक अकेले ही हैं। ठीक है, उसको का दिमाग चलने लग गया होगा। ठीक, तो द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, या बोल सकते हो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। अब चार्ज कंजर्वेशन आपने बोला ऐसा होता है, क्या प्रूफ है आपके पास? जैसा मैंने पिछली लास्ट क्लास में कहा था कि बेसिक फिजिक्स की क्लास में
कि कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बहुत बार उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जब जाके वो सक्सेसफुल होता है तो उसको डेली लाइफ में यूज लिया जाता है, प्रिंसिपल दिया जाता है। ठीक, तो भाई साहब आपने बोल तो दिया, ये कैसे हुआ, चार्ज कंजर्व होता है, आपने कहाँ देख लिया? अरे भाई साहब एनसीईआरटी की बुक खोलो, एनसीईआरटी की बुक खोलो, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो थ्योरेटिकल नहीं, एक्सपेरिमेंटली पता लगता है। आप लोग एक्सपेरिमेंट कर करके करते जाओ यार, करते जाओ, एक्सपेरिमेंट कर करके पता लगा सकते हो कि आवेश संरक्षित रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है। ठीक है, आवेश संरक्षित रहता है यानी चार्ज कंजर्व रहता है। तो ये क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। ठीक है, अब चार्ज कंजर्वेशन है और एक बेसिक सा क्वेश्चन, चार्ज कंजर्वेशन है और बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये लो भैया 1 2 3 गोली है। ठीक है, इसमें मैंने दे दिया +3 कूलम, इस पे दे दिया +2 कूलम और इस पे दे दिया -1 कूलम। ठीक है, चार्ज क्या है, संरक्षित रहेगा। ये दूसरी बॉडी है, क्या है, दूसरी बॉडी है। दूसरी बॉडी पे क्या हुआ, यहाँ दे दिया मैंने +1 कूलम, यहाँ दे दिया +2 कूलम और भाई साहब आपसे पूछ लिया इस पर कितना चार्ज होगा। आपने इसको हिलाया, डक 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 हिलाते गए, साला बॉडी इधर से उधर मूव हुई अंदर से, लेकिन सिस्टम तो कैसा है, आइसोलेटेड है। हाँ, ये मान सकते हो आप कि ये जो इसकी दीवारें हैं ना, ये कुचालक है। कौन सी है, इंसुलेटिंग है, इंसुलेटिंग, कुचालित है यानी कि इंसुलेटिंग है, यानी कि चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये कुचालक मतलब इंसुलेटर, कंडक्टर, ये क्या होता है, ये आप लोग अच्छे से जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। तो +3 कूलम, +2 कूलम, -1 कूलम, ये 1 कूलम, ये 2 कूलम। अब भाई साहब चार्ज पूछ लिया आपसे, क्या करोगे, अरे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दो यार। यहाँ पर क्या होगा, Q1 + Q2 + Q3, इसको लिख दो Q1 प्राइम + Q2 प्राइम + Q3 प्राइम। Q3 प्राइम यानी कि Q की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये कितना है, 3 कूलम, ये कितना है, 2 कूलम, ये कितना है, -1 कूलम। भाई साहब ये कितना है, 1 कूलम, ये कितना है, 2 कूलम। और अपने को क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है। क्या आप यहाँ से क्यू नहीं निकाल सकते? अरे 3 + 2 5, 5 - 1 4, 2 + 1 3 + Q यानी Q = 1। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, चार्ज कंजर्वेशन लगा हुआ है यानी चार्ज कंजर्वेटिव है, यानी आवेश का वहाँ पर संरक्षण हो रहा है। तो ये चार्ज आप लोगों को फाइंड करना है कि ये चार्ज कितना होगा, Q = 1। ठीक है, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई। तो चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है, आवेश संरक्षण क्या होता है, यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों को, लोग तो नहीं यार, आप सब बच्चों को ये बता दूं, FID ऑनलाइन जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल आराम से धीरे धीरे एक एक टॉपिक समझाया जाएगा। एक एक टॉपिक समझाने के बाद जैसे हमारा चार्ज खत्म होता है, इसके बाद क्वांटाइजेशन पढ़ेंगे, इसके बाद स्पेसिफिक चार्ज पढ़ेंगे, फिर आवेशन की विधियाँ पढ़ेंगे, आवेशन की विधियाँ नहीं, चार्ज को कैसे आवेशित किया जाता है ये पढ़ेंगे। जैसे अपने 3-4 टॉपिक कवर होते हैं, MCQ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जाएंगे, MCQ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जाएंगे। बार बार बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि CBSE ने कहा है इस बार पेपर में लेने वाले हो, फिर क्या करोगे, क्या करोगे वहाँ पे, बाबा जी का टुल्लू। तो MCQ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जाएंगे। बस आप लोग FID ऑनलाइन इस चैनल पे बने रहिए, पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोस्टेट क्या है। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रोस्टेट क्या है ये पढ़ा अपन ने, इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ लिया। इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ने के बाद चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, चार्ज कैसे कंजर्व होता है, नेक्स्ट क्लासेज में हम बात करने वाले हैं। हमारा जो वीडियो है ऑल्टरनेटिंग डेज पे आप लोगों को मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज कैसे क्वांटाइज होता है, स्पेसिफिक चार्ज क्या है। यहाँ पर आप लोगों को ऐसा नहीं है ये इतने आराम से पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं सिलेबस कवर नहीं कराया जाएगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आप लोगों को नीट और JEE लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ पर करवाएंगे। ठीक, तो ये ओनली ऑन FID ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके ड्रीम से लेके आपको डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। मैंने पहले भी कहा है, ये हमारी टैगलाइन है। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।